अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आज तो हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि सिटी एट 10 मॉर्निंग शो को आज 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस 3 साल के मुकम्मल होने पे यानी 3rd एनिवर्सरी के ऊपर हम सेलिब्रेशंस भी रखेंगे। लेकिन कुछ देर बाद मौसम की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन मौसम पे जाने से पहले, क्योंकि आज 3rd एनिवर्सरी है, तो इसी मुनासबत से आज का सवाल भी हमने रखा है। तो आज का सवाल है जनाब, जो बायो अमला का गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं घर पे बैठे बैठे, उनके लिए आज का सवाल है कि सिटी एट 10 की पहली होस्ट हमारी जो थी उनका नाम क्या है। तो जल्दी से आपको अगर नाम पता है तो अपना मोबाइल उठाएं, टेक्स्ट करें, राइट करके टेक्स्ट उस नंबर पे करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट भी मौजूद है तो उस हवाले से भी आप अपनी वीडियो 30 सेकंड की बना के हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। उससे आपका टैलेंट हम स्क्रीन के ऊपर लाएंगे। और अगर आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है तो वो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम वो भी स्क्रीन पे दिखा के आपकी बर्थडे की खुशियों के अंदर शामिल होंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आज जिस शख्स ने हमें अपनी वीडियो भेजी है सालगिरह की, वो भी आपको दिखाते हैं। आसम वसीम होंगे हमारे साथ। उन्होंने एक सालगिरह की वीडियो भेजी है उनकी। अरे क्या बात है विषय, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। हम दुआ करते हैं कि इसी तरह आप मेहनत करती रहें, म्यूजिक की इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने थोड़े सुर संगीत और हाई नोट्स और लो नोट्स पे थोड़ा अगर काम करें तो बेहतर अंदाज में आप परफॉर्म कर सकती हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। मौसम जो है वो काफी सुहाना होता चला जा रहा है। दर्जा हरारत तो बड़ा है लेकिन इसके साथ साथ सूरज की किरणें सर्दी के दिनों में मौसम के मजे को दोबाला कर देते हैं। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय की चुस्कियों के साथ मौसम के मजे को दोबाला बनाते हैं। मौसम तो मजेदार है लेकिन इसके साथ साथ सियासी दर्जा हरारत कैसा है शहर फैसलाबाद का, मुल्क पाकिस्तान का, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ नाज़रीन यहाँ पे जो है आजकल पढ़े लिखे नौजवानों की काफी कमी पाई जाती है सियासत के हवाले से। क्योंकि सियासत के अंदर बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को तो जाहिर करते हैं लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों की कमी होने की वजह से बहुत सारे ऐसे नौजवान जो पढ़ लिख के आगे आके मुल्क कौम के लिए खिदमत कर सकते हैं, ना सिर्फ खिदमत कर सकते हैं बल्कि बेहतर तरीके से मामलात को मैनेज कर सकते हैं, इस चीज की कमी हमारे माशरे में काफी ज्यादा पाई जाती है। और अगर पढ़े लिखे नौजवान हमारी सियासत के अंदर आते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, तख्तों पर विराजमान होते हैं, तो हमारे मुल्क की मैनेजमेंट को बेहतर अंदाज में चला के मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक पढ़े लिखे और बिजनेसमैन फैमिली से उनका ताल्लुक है। मेरी मुराद जनाब हमारी ब्रिस्टर आदर रफ़ी चीमा साहब के साथ है। तो ब्रिस्टर आदर रफ़ी चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, लाजमी तौर पर सियासत तो हमारे यहाँ की जाती है, तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, अवाम की भलाई के लिए काम नहीं किए जाते। क्या हमारे लिए हाँ पढ़े लिखे सियासतदानों का फुकदान है जिसकी वजह से जो है मुल्क पाकिस्तान उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हेल्थ का मिनिस्टर उससे बना दिया जाता है जिसका हेल्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, स्टडीज़ का एजुकेशन का मिनिस्टर उसे बना दिया जाता है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, और कल्चर का मिनिस्टर उसे बना दिया जाता है जिसे कल्चर का नहीं पता होता, या इस तरह के इल्ज़ामात लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं और यही कहा जाता है कि तभी बेहतर अंदाज में जो इंतजामात हैं वो नहीं चल पाते। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल जी, पहले तो सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है और बजा बात है कि हमारे पाकिस्तान में ये जो है ट्रेंड नहीं था। एक इस्टेब्लिश जिनकी फैमिलीज़ में पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स करते थे और उसके साथ कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि जी आप एजुकेटेड हों कि ना हों। और अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी आ रही है और मैं तो खुद पॉलिटिक्स में मैंने कदम इसलिए रखा है कि मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीज़न। जिस तरह वोट कास्ट करना एक आपकी सिविक ड्यूटी है, इसी तरह सिर्फ क्रिटिसिज्म करने से काम नहीं चलेगा, हमें आगे बढ़कर अमली जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और अगर हम कहें कि जी सिर्फ एक बंदा ऊपर बैठ जाए खान साहब और वो सारा ठीक कर दें तो ये मुमकिन नहीं है। हमें अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरी जिद्दोजहद और नेक नीति के साथ कोशिश करनी होगी और फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। और यंगस्टर्स को मैं तो
मेरी टीम के साथ तो हम बिल्कुल यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेटेड लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। आदिल, एक टाइम था कि आप बाहर यूनिवर्सिटी से आला तालीम जो है वो हासिल कर रहे थे, बहुत अच्छा सेटअप बना सकते थे, बिजनेस भी अपना कर सकते थे। ये सियासत का रास्ता ही क्यों चुना, और वो भी पाकिस्तान में आके? इसमें मैंने जी 2016 में मैंने लॉ किया था, बार्ट लॉ किया था लिंकन जिन से, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मेरी बेसिकली फैमिली एग्रीकल्चरिस्ट है। अच्छा जी, और साथ बिजनेस है रियल एस्टेट का मेनली। और मेरे फादर भी पहले पॉलिटिक्स में है, मेरे ग्रैंडफादर भी थे, ही वाज फेडरल मिनिस्टर एंड 2 टाइम्स मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह। साहब। तो मैंने ये है जो बाय चॉइस मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं था। और मैं तो इसी वजह से आया हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हम यंगस्टर्स को जो है वो आगे आके अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और अमली तौर पे जद्दोजहद नहीं करेंगे तो हम सिर्फ बातें करने से तो कोई तब्दीली नहीं आती। ये रास्ता बिल्कुल मुश्किल है, और पॉलिटिक्स आसान काम नहीं है, ये अच्छा खासा मुश्किल काम है। अच्छा खासा मुश्किल। हाँ, इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपको अपना फैमिली टाइम भी डिवाइड करना पड़ता है आपका। अब जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ लॉ, तो उसके साथ ये जो है पॉलिटिक्स वैसे भी, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो लॉयर भी थे, बैरिस्टर थे, साथ उन्होंने पॉलिटिक्स भी की। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे तो मसाइल ज़्यादा जो हैं वो गरीबों के कोर्ट कचहरी के अंदर ही उनके बेचारों के चक्कर लगते हैं। तो ये एक इम्तजाज है पॉलिटिक्स का और सियासत का, तो ये मैं बाय चॉइस इसमें आया हूँ। अच्छा, ये भी बताएं कि आप लॉर्ड मेयर के कैंडिडेट हैं, अगर लॉर्ड मेयर बन जाते हैं तरजीहात क्या होंगी फैसलाबाद के लिए? इसमें जी अगर मुझे अल्लाह ताला इज्जत देता है तो इसमें जो हमने अपना होमवर्क किया हुआ है, फैसलाबाद की हेपेटाइटिस की रेशो सबसे ज़्यादा है। हमारा ये पंजाब में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी फैसलाबाद है, क्योंकि फैसलाबाद जो है ये मैनचेस्टर भी है पाकिस्तान का, बिकॉज इंडस्ट्रियल हब है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इधर है। ख़ास तौर पे जो हमारी कपड़े की इंडस्ट्री है, लूम्स इंडस्ट्री, वो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में है। तो जो नया सेटअप हमारी पीटीए की गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो 2019 लोकल बॉडीज एक्ट पास हुआ था, उसके तहत अब हम जो मेयर होगा, इलेक्टेड मेयर होगा, उसके पास फंड्स की कमी नहीं होगी। तो उसके अंदर हम हेपेटाइटिस पे कंट्रोल करने का वाहिद तरीका है कि हम अब जो है साफ पानी जो है वो मुहैया करें हर शहरी को। और उसके अंदर हमारी जो हमने रिसर्च की है, हमारी सीवरेज की लाइंस जो नीचे हैं अंडरग्राउंड, वो मिक्स हो चुकी हैं साफ पानी की लाइनों के साथ। और ख़ास तौर पे गरीब आबादियों में, गरीब जो हमारी सिटी काउंसिल्स हैं फैसलाबाद की, उनमें हेपेटाइटिस की रेशो सबसे ज़्यादा है। तो उस पर काम हम करेंगे। फिर हमारे जो क्लीन वाटर प्लांट्स हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, ये गवर्नर साहब इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम फैसलाबाद की हद तक इसको इन्हेंस करेंगे। फिर हमारा प्रोजेक्ट है यूनियन काउंसिल लेवल पे मेडिकल सेंटर्स का, क्योंकि जब बजट हमारे पास होगा, रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे, तो हम एग्जैक्टली इस चीज की बड़ी कमी है हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल लेवल पे। डिस्पेंसरीज या हेल्थ सेंटर्स वैसे मौजूद नहीं है। लोगों को अगर किसी भी किस्म की हल्की फुल्की मेडिकेशन भी चाहिए होती है, गरीब लोग जो वहाँ के मौजूद होते हैं, मुकामी लोग, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है, और वहाँ पे बिल्कुल फिर शायद यही वजह होती है कि हॉस्पिटल्स के अंदर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा अब सिविल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल जो है, आप देखें हमारी आबादी जिस तनासब से बढ़ी है, उस हिसाब से हमारी ना इमरजेंसी कैपेसिटी बढ़ी है, ना हमने डॉक्टर्स ज़्यादा किए हैं, और ना हमने बेड ज़्यादा किए हैं। अब आप एलाइड और सिविल में चले जाएं, उसके अंदर डॉक्टरों को इल्ज़ाम देना तो आसान है, लेकिन आप ये देखें कि भाई जितने वहाँ पे मरीज जा रहे हैं, जितनी आबादी बढ़ी है, उसके हिसाब से हमने फंड एलोकेट नहीं किया हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला अगर मुझे अल्लाह ताला इज्जत देता है तो हम हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स सिटी काउंसिल लेवल पे, फिर जो हमारा क्लीन एंड ग्लीन पाकिस्तान जो खान साहब का विजन है, उसके मुताबिक हम जो है वो प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा लेकर आएंगे। उसको हम पीएचयू को ज़्यादा फॉल बनाएंगे। फिर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है फैसलाबाद का। हमारे 8 बाज़ारों में आप चले जाए, वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल। खड़ी करने की जगह नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्योंकि मेरा पाला पड़ता रहता है, वहाँ पर क्लाइंट्स के पास, बेचारों के पास कोई जगह नहीं है, मोटरसाइकिल कहाँ खड़े करने हैं, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। तो इसके अंदर अब हमारे पास कन्वर्टेबल पार्किंग प्लाजाज हैं, क्योंकि अब जो स्केर्सिटी ऑफ लैंड है, उसके साथ ये मुमकिन नहीं है कि हम 6-6, 7-7 मंजिला प्लाजे खड़े कर दें कंक्रीट के। अब स्टील के स्ट्रक्चर आ रहे हैं। जैसे अब मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल, जो इंडिया में गुड़गांव में उन्होंने किया हुआ है, और दिल्ली में
स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं और मूवेबल स्ट्रक्चर्स हैं। 2,000 गाड़ी की कैपेसिटी होती है उसकी। वो आप फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसको यूज करते हैं और वो मूव कर जाते हैं आगे, वो आप कहीं और शिफ्ट कर दें, आगे ले जाएं जहां पे जरूरत हो। तो ये हमारा फ्यूचर है। हम टेक्नोलॉजी को साथ एडवांसमेंट उसकी करेंगे, वो लेकर आएंगे। फिर मेयर सिटीजन पोर्टल, ये एक मेरा ख्याल है कि ये हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट, जो बजाय इसके कि हम लोग सेक्रेटेरिएट लाहौर का रुख करें, फैसलाबाद के अंदर हमारे पास पावर होगी, लोग डायरेक्ट हमसे रब्ता करेंगे, हम उनके मसाइल हल करेंगे और लोगों को इंसाफ देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वैसे आदिल, बहुत सारी चीज़ों पे ये देखना होता है कि इलेक्शन लड़ने से पहले और सीट पे बैठने से पहले बहुत सारे इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब कोई भी सियासतदान फिर सीट पे आता है तो उसे महसूस होता है ये जो बातें मैं कर रहा था इसको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है जितना मैं किसी जगह पे बैठ कर गुफ्तगू कर रहा था या जलसे जुलूसों में बता रहा था। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तो इमरान खान भी घुटने टेक चुके हैं, आप क्या कहेंगे इस सवाल? इसमें देखें, इसमें इमरान खान बिल्कुल घुटने नहीं टेक चुके। अगर इमरान खान साहब प्रेसिडेंट मुशर्रफ होते तो इस वक्त आपका जो है वो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर जो है वो आ चुका होता है इन फोर्स, आप एनआरओ दे चुकी होती। तो खान साहब ने तो एनआरओ अभी तक नहीं दिया और ना घुटने टेके हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज की हैं, हमने इंपोर्ट्स लग्जरी गुड्स जो आपकी एसयूवीज हैं और जो लग्जरी गाड़ियां हैं, आप पता करके देख लें, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में, उस पर बैन हुआ है। आपकी लग्जरी गुड्स के ऊपर हमने इंपोर्ट बढ़ाई हुई है, ड्यूटी बढ़ाई हुई है, क्योंकि अमीरों को फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा 50,000 का हैंडबैग खरीद रहा है, वो 70 का भी खरीद लेगा। मसला तो है गरीबों को। जब हमारा सरप्लस जो है, बजट जो है, जब वो सरप्लस नहीं होगा और नेगेटिव में होगा, तो फिर उसके अंदर हम अपनी एजुकेशन का बजट उसको कट करेंगे, हम हेल्थ का बजट कट करेंगे। तो हमारी डायरेक्शन सारी ठीक है। खान साहब ने भी घुटने नहीं टेके, वो भी उनकी जो उनका विजन था उसके ऊपर हम चल रहे हैं। अब फैसलाबाद के अंदर आप मजदूर कोई मुझे ढूंढ के दिखाएं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक रहा हुआ है, आपको अब मजदूर नहीं मिलता फैसलाबाद में। हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स ही बहुत ज़्यादा हैं, जो फिर कोविड को जिस तरह हमने ट्रीट किया है, अब तो आपकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं वो रेफर कर रहे हैं खान साहब को, वो इनसे पूछ रहे हैं कि जी आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया था और इंडिया जैसा जो और बांग्लादेश जैसा जिनकी जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, उनकी बिल्कुल जो है वो इकोनॉमी कोलैप्स की है और पाकिस्तान एशिया में वाहिद मुल्क है जिसकी कोलैप्स नहीं की। इसी वजह से हमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले हैं। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब की जो विजन के मुताबिक जो स्टेप्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम स्लो प्रोग्रेस जरूर है, ये मैं एडमिट करता हूं, लेकिन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम बैक नहीं आ रहे, एज फार एज हम आगे जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। हम अपने जो हमने वादे किए हुए थे आवाम के साथ उस तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत 1 रुपया 95 पैसे तक बढ़ा दी, 200 अरब रुपए तक का अब सार्फिन के ऊपर बोझ पड़ेगा। इसके ऊपर क्या कह रहे हैं? जब बात आप करते हैं कि एक आम आदमी को रिलीफ देना है, आम आदमी को रिलीफ किस तरह से जाएगा? इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ही आम आदमी पे जाएगा। अमीर तो फिर वही आपकी बात 10 रुपये भी बढ़ जाए तो वो खरीद लेगा। गरीब के लिए क्या हो रहा है? चीज़ें एशिया खुरोनोश भी तो काफ़ी महंगी होगी। इसमें देखें ना, इसमें अब सबसे पहले तो आप देखें गाड़ियों के ऊपर कि आपकी जो 2008 ऑनवर्ड्स पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, फिर नून लीग की गवर्नमेंट, किसी ने स्टैंस नहीं लिया कि हम टोयोटा की और होंडा की मोनोपोली को तोड़ें। ये माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। ये खान साहब का विजन था, फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया। अब टेस्ला पाकिस्तान में आ रही है, ठीक है, आपकी किया पाकिस्तान में आ रही है, एमजी पाकिस्तान में आ रही है। अब इससे होगा क्या? जो एंड यूजर है, जो मिडिल क्लास हमारा तबका है पाकिस्तान का, अब 25-30 लाख रुपए की जीएलआई गाड़ी है, जब आपके पास चॉइस होती है प्राइस चीजों की नीचे आ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन हो जाता है ना जी। आप पूरी दुनिया में देखें, इतनी महंगी कहीं भी गाड़ियां नहीं है जितनी हमारे पाकिस्तान के अंदर है। फिर जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये हम पेट्रोल या हम जो है तेल, हम प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है अभी तक। हमारे पास रिजर्व जरूर है लेकिन अभी तक वो हम निकाल नहीं सके, एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो हम ऑयल कमोडिटी सारी इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर के मुल्कों से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, हम यूएई से लेते हैं, अपनी ऑयल की डिमांड्स पूरी करते हैं। तो वहां पर जब फ्लक्चुएशन आती है तो वो फिर हम बर्डन पास करते हैं एंड कंज्यूमर को, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम पास की जाए।
लेकिन फिर जितनी गवर्नमेंट प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है वो करती है, बाकी हम एंड यूज़र पे करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आने वाले दिनों में फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो आपको रोड्स की सूरत हाल पूरे फैसलाबाद के अंदर पता है, अभी टूट फूट का शिकार है। वजीर आजम भी आए थे, बजट का ऐलान करके गए, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन किसी जगह पे होती हुई नजर नहीं आ रही। आप क्या कहेंगे, अगर आप लॉर्ड मेयर बनते हैं इन फ्यूचर, तो सबसे पहले तरजीहात रोड्स के हवाले से होंगी, क्योंकि बल्दिया का निज़ाम हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है। इसका सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क भर के अंदर शादियों का सीज़न जारी सारी है, बहुत सारे नए जोड़े जो है वो बन रहे हैं। तो परसों जो है वो मुख्ताबर भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी भी शादी हुई है, और दुबई के बिजनेसमैन है महमूद चौधरी, उनके साथ उनकी शादी हुई है। हमारी तरफ से ढेरों ढेर जो मुबारकें उनको हो। कुछ तस्वीर हैं उनकी शादी की, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो महमूद चौधरी हैं उनके साथ बिलावल भुट्टो भी मौजूद हैं, और निकाह पढ़ाया जब जा रहा था तब भी बिलावल भुट्टो मौजूद थे मुख्ताबर भुट्टो के साथ, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो है इस तकरीब का एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो एक सियासतदान से हटके भाई की जिम्मेदारियां भी मुकम्मल तौर पे पूरी करते हुए नज़र आए। आप देख भी सकते हैं कि दोनों शादीशुदा जोड़े यहाँ पे मौजूद हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, और लगता है कि मास्क जो है वो ख़ास तौर पे बख्तावर ने डिज़ाइनर वेयर जो है वो पहना है, और अपने सूट के साथ मैचिंग करके मास्क तैयार करवाया। और महमूद चौधरी भी जो हैं वो पूरा दूल्हा बन के और जो है ख़ास तौर पे शेरवानी पहन के बारात के दिन वहाँ पे हाज़िर हुए, और एक मुकम्मल थीम सेट किया गया था शादी का, और बड़े खूबसूरत अंदाज में तकरीब का अहतमाम किया गया। बहुत गिने चुने लोग थे जो कि तकरीब के अंदर जिन्होंने शिरकत की, और जैसा कि आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बख्तावर के सर पे कुरान रख के जो है वो जिस तरह एक हमारी रस्म होती है उस रस्म के लिहाज से चल रहे हैं। और हमारी तो यही दुआएं जनाब कि अल्लाह ताला इस जोड़ी को कायम और दायम रखे, इनकी ज़िंदगी के अंदर ढेरों ढेर खुशियाँ जो हैं वो आएँ, और अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है उसमें रोशन मुस्तकबिल जो है वो देखें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ बैरिस्टर आदर रफ़ी चीमा मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी शहर के जो टूटे फूटे रोड हैं उस हवाले से, सीवरेज का निज़ाम बहुत डिस्टर्ब है। इवन गुज़श्ता दिनों में आपने देखा होगा कि जब बारिशें हुई थी तो बहुत सारे गली मोहल्लों के अंदर सीवरेज सिस्टम नाकाम हुआ, तो तस्वीरें आवेज़ा कर दी गई पीटीआई के एमपी एमएनएस की। ये एक ऐसा काम था जो कि एहतजाज का अनोखा तरीका था ऑडियंस का। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी अगर आप सीट पे विराजमान होते हैं लॉर्ड मेयर की, तो फैसलाबाद को किस तरह से निखारेंगे? इसमें सबसे पहले तो देखिए जी, जो आपने बात की है कि तस्वीरें अवेज़ा की थी, मैं समझता हूँ ये कल्चर हेल्दी कल्चर है, क्योंकि कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी है। और ये खान साहब ने विजन दिया हुआ है, उन्हीं का ये तरीका है कि आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन सेट करता है, आपको पता लगता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ये तो जो आम लोग हैं, जो पीटीए के वर्कर्स हैं, ये उनकी तरफ से एक हेल्दी स्टेप है। इसमें हमें पता लगता है कि भाई हम कहाँ पे, हम अभी प्रोग्रेस हमारी स्लो है जहाँ पे हमने करनी है। और जो हमारा मेयर के इलेक्शन के बाद एक पीपीपी मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। जैसे हमारा फैसलाबाद जो है ये एक बिजनेस सिटी है, इसमें हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं और जो मालदार लोग हैं, वो विलिंग हैं पैसे देने को भी, खर्च करने को भी, बशर्ते कि वो पैसे उनके सही जगह पे लगे। तो हम एजुकेशन के अंदर भी, हॉस्पिटल्स के अंदर भी, और जो हमारे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होंगे फैसलाबाद के लिए, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की, कि जो वाकई जनवन लोग, उनको पहले तो हम कोशिश करें कि हम कहीं ना कहीं रोज़गार उनका एडजस्ट करें, हम नौकरियां पैदा करें फैसलाबाद में नए प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। हम पीपीपी मोड के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, हम जो है वो बिजनेसमैन को और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अपने साथ शामिल करेंगे, वो फंडिंग भी करेंगे और फंड देने को भी तैयार हैं। उसके अंदर हम रोड्स, हमारी बाईपास के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, इलेक्टोरल कॉलेज जो मेयर का होगा, उसके अंदर सारी हम रोड्स का इंशाल्लाह पैच वर्क स्टार्ट करेंगे। वो तो हमारे इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, क्योंकि उसमें
अब टेंडर्स शुरू में खान उसके बुजदार साहब ने बजट दे दिया हुआ है 13 अरब का रोड्स की रिपेयर के लिए और पैच वर्क के लिए। तो वो तो आई एम वेरी होपफुल कि वो हमारे इलेक्शन से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे हेल्थ का है, एजुकेशन का है, पार्किंग के इश्यूज हैं, ये हम पीपीपी मोड के अंदर इनको हल करेंगे। अच्छा, सियासत की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है कि गहमा गहमी रहती है हमारे शहर के अंदर, सियासी दर्जा रहा अप डाउन होता रहता है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो धड़े मौजूद हैं शहर फैसलाबाद के अंदर, राना सनाउल्लाह और दूसरा शेर अली ग्रुप है। इसी तरह क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ग्रुप दिखाई देते हैं? छुपे छुपे ग्रुप तो हैं जहांगीर तरीन और गवर्नर के मामलात के हवाले से। आप किस ग्रुप से? देखिए इसमें मैंने तो पीटीआई ज्वाइन की थी 2010 में, ठीक है। 2010 में ना तो तरीन साहब पार्टी में थे ना चौधरी सरवर साहब पार्टी में थे। तो ज्वाइन तो की थी खान साहब के लिए कि मुझे तो लगता था कि जो जो वाहिद लीडर है जो करप्ट भी नहीं है और इनकरप्टेबल है वो इमरान खान है, कि नीयत साफ है। फिर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते हैं, आपके ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है। तो ग्रुपिंग हमारी पार्टी में एक ये नेचुरल बात है, जो जो पार्टी आवाम में मकबूल होती है ग्रुपिंग उसमें होती है, ये एक हेल्दी चीज है। वन मैन शो के अंदर अब आज 2008 में 7 में ग्रुपिंग थी नहीं पार्टी में। उसकी वजह क्या थी? बिकॉज बंदे ही नहीं थे, बंदे ही नहीं थे हमारे पास, लोग ही नहीं थे हमारे साथ हमारे लोगों की कमी थी। जब लोग आते हैं तो ग्रुपिंग भी होती है, लेकिन ग्रुपिंग के अंदर कुछ उसका ग्रुपिंग का नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो आते हैं ऊपर से। उसके अंदर हमारी एक सीसी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई है, उसमें एक डिबेट होती है, उसमें फैसले होते हैं, उसमें ओपिनियंस आते हैं और फिर जो मेजॉरिटी व्यू है वो प्रिवेल करता है। तो ग्रुपिंग अपना अपना व्यू देते हैं, लेकिन एट एंड ऑफ द डे जो डेमोक्रेसी की एक हमारा एक एसेंस है कि मेजॉरिटी जो होती है उसकी बात होती है। तो हमारी पार्टी में भी वैसे ही चल रहा है। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं आप कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन होता हुआ नजर आता है? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजद नजर हुआ नहीं आ नहीं रहा, बल्कि हमारा मुल्क उस सड़क के ऊपर है, गामजन है तरक्की की तरफ। हमारे सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं इस वक्त। हमारी इंपोर्ट्स नीचे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। हमारा फिर जो हमारा बजट है हमारा वो सरप्लस में है, वो नेगेटिव में नहीं है, डेफिसिट में नहीं है, वो सरप्लस में जा रहा है। उसके अलावा हम ये काम हम बिल्कुल नहीं कर रहे, ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि 113 अरब की कोई ऑरेंज लाइन नहीं हम बना रहे, कि कर्जा लेके 113 अरब रुपए की ऑरेंज लाइन नहीं बन रही, 13 अरब रुपए की रायवन रोड नहीं बन रही। यही पैसे नीचे डिस्पर्स हो रही हैं, नीचे जा रहे हैं, हलकों में लग रहे हैं। लोगों के जो सीवरेज के मसाइल हैं, जो आम आदमी का मसला है। फिर हमारी एक स्कीम थी घरों की, अब फैसलाबाद के अंदर उसके अंदर हमने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दी हैं लोगों से, और जो हमारा वादा था कि हम घर देंगे और नौकरियां देंगे, वो सारा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है हमारा। और 2 साल रह गए हैं हमारी गवर्नमेंट में। हम तो कोई अवाम की ताकत के बलबूते पे आए हैं पावर में, 2-2 हाथ फेर हो जाएंगे। यही मैदान होगा, इसके अंदर अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और जब कोई डिलीवर नहीं करता तो फिर दोबारा से अवाम के दरवाजे पे जब वोट मांगने के लिए जाते हैं फिर लोग खड़ी खड़ी सुना भी देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि वकालत के साथ आपका ताल्लुक है जी और शहर फैसलाबाद में एक मसला बड़े अरसे से चला आ रहा है, वो हाई कोर्ट का। जी हाई कोर्ट बेंच का क़याम यहाँ पे नहीं हो पा रहा, स्ट्राइक्स की गई, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इसमें वकला का साथ दिया। अच्छा, ये भी एक वाहद मसला था जिसमें ना तो पार्टी बेसिस पे कोई, ना ताजर बेसिस पे और ना ही कोई किसी किस्म की ग्रुपिंग नजर आती थी। पूरा का पूरा फैसलाबाद एक प्लेटफॉर्म पे था। इस एहतजाज के अंदर मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी MPMNs ने, नून लीग के MPMNs ने, पीपल्स पार्टी के हों, ताजर बरादरी हों, आम सिटीजन हों, सियासी समाजी हलकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, तमाम के तमाम वकला के इस स्ट्राइक में साथ देते हुए दिखाई दिए। इसके बावजूद हाई कोर्ट बेंच का क़याम फैसलाबाद के अंदर नहीं हो पाया। आप क्या समझते हैं, कितना जरूरी है ये? देखिए जी, मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। मैंने वकालत स्टार्ट भी फैसलाबाद से की थी। मैंने 3 साल प्रैक्टिस फैसलाबाद में की है। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच नहीं है, अगर हो तो मुझे लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने केसेस के लिए
लाहौर जाता हूँ, 2 घंटे की ट्रैवलिंग होती है, फिर मैं वापस आता हूँ और कभी फिर वहाँ पे रहना भी पड़ता है अगर 2 दिन लगातार केसेस हैं या 3 दिन लगातार केसेस हैं हाई कोर्ट में। अब उसमें आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जब जाता है वकील तो जाता ही जाता है, लेकिन जब साइल जो है, जो क्लाइंट है, वहाँ पे पता लगता है जी लिस्ट कैंसिल हो गई है, आज जज साहब नहीं बैठ रहे, वो बेचारा अपना किराया भर के यहाँ से लाहौर गया है, 2 घंटे में 3 घंटे में वहाँ जाके उसको पता लग रहा है कि जी मेरा तो आज केस ही नहीं है। तो ये डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हर डिवीजन के अंदर हाई कोर्ट का बेंच बिल्कुल होना चाहिए। और ये इसमें जब तक हमारी जुडिशरी, हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल संजीदा नहीं होगी, ये बेंच नहीं बनेगा। इसमें मोनोपोली नहीं नजर आती वैसे आपको? इसमें बिल्कुल जी, इसमें मोनोपोली है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारे बहावलपुर बेंच बना था और मुल्तान बेंच बना था, अनफॉर्चुनेटली वो डिक्टेटर्स के दौर में बना था। ये भी आपको मैं बता दूं, जियाउल हक ने बनाए थे दोनों बेंच, मुल्तान बेंच भी। लेकिन काम तो अच्छा था ना वो? हाँ बिल्कुल अच्छा काम था। जो अच्छा और काम है उसे सराहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा काम था। देखिए अब बहावलपुर से एक बंदे को जरूरत नहीं है लाहौर आने की, वो क्यों लाहौर आएगा? वो वहां पर ही उसके केस लग रहे हैं, वो वहां पर ही जाएगा, जज साहब के सामने पेश होगा, वहीं उसको इंसाफ मिलेगा। एक अब देखे ना, डेरा गाजी खान कहाँ पर है, वहां से एक बंदा लाहौर आता है, ये बिल्कुल ही घटिया यानी तरीन आपके बात कहने है। का मकसद है फैसलाबाद में हाईकोर्ट के लिए हमें एक और डिक्टेटर चाहिए होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा डिक्टेटर चाहिए होगा। इसमें देखें, अब बिल्कुल पार्टी मेरी पीटीआई, लेकिन मैं इसको ओपनली कह रहा हूं कि इसके अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जब वो फैसलाबाद आए थे, वादा तो किया था उन्होंने बिल्कुल वादा किया था और इस वादे को पूरा करना चाहिए। क्योंकि इससे आप देखें लाखों, अब 40 लाख का हमारा फैसलाबाद शहर है। सर ज्यादा क्या है? चलिए इसमें जो अभी सेंसस हुए थे, अब इसमें आप 40 का 45 भी अगर कर लें, तो ये 45 लाख की आबादी कोई थोड़ी आबादी तो नहीं है ना। बिल्कुल। हर बंदे का ताल्लुक जो है वो कभी जिंदगी में कभी ना कभी उसका कोर्ट से पढ़ना ही पड़ता है। और ये भी आपने देखा होगा ज्यादातर कोर्ट कचहरियों में जो है वो गरीब तबके के लोग ज्यादा, जो कि लड़ाई झगड़े हाँ की जी वजह बिल्कुल। से, दामे कत्ल की वजह से या किसी और मसले की वजह से वहां पे फंसे होते हैं। और कई तो वहां पे ऐसे होते हैं कि जिनका वाहद वारिस जेल के अंदर मौजूद होता है, उनकी बहनें, उनकी माएँ जो है वो धक्के खा रही होती हैं और कभी लाहौर जा रही होती हैं, कभी वापस आ रही होती हैं, और ये भी इल्म नहीं होता कि जैसे आपकी बात कि वहां पे कोर्ट के अंदर केस लगा भी है या नहीं लगा। जी अब वो शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी अपने घर की पता नहीं किस तरह से मुश्किल से पूरी करता है, अब वो किराए किस तरह से खर्च के जाए, अब वो किस तरह से रात वहां पे गुजारे अगर अगले दिन फिर से तारीख है। ये बिल्कुल। बहुत सारे मसाइल हैं, इन चीज़ों को गवर्नमेंट को संजीदगी से लेते हुए मसाइल को हल करना चाहिए। इमरान खान साहब तक पहुंचाएं ना आप किसी तरीके से बात, कि जनाब उनको याद दिलाएं कि आपने एक वादा किया था हाई कोर्ट बेंच के क़याम का फैसलाबाद के अंदर, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसमें जी एक दफ़ा तो हम इसमें याद करवा चुके हैं खान साहब को। जब अभी खान साहब फैसलाबाद आए थे पीछे, तो उसके अंदर हमने ये, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट थे, जो हमारी बॉडी थी, उन्होंने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर से वो मिले थे। उन्होंने बताया था कि जी ये वादा हमसे पिछले 20-25 सालों से किया जा रहा है और जो पूरा नहीं किया जा रहा है, और ये किसी एक बंदे के फ़ायदे की बात नहीं है। इसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, साइल इन्वॉल्व हैं। इसमें हाई कोर्ट का बेंच बनेगा तो उनकी जो है वो कहते हैं जी कि जस्टिस शुड बी एट द डोर स्टेप। एग्जैक्टली। कि आपको इंसाफ के लिए दर बदर के धक्के नहीं खाने चाहिए। इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दे। तो मैं तो आपके सामने बैठ के अपनी पार्टी को इस पर डिफेंड नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि इसके अंदर, और मेरी जो है, हम बिल्कुल खान साहब तक पहले भी आवाज़ पहुंचाई है और दोबारा पहुंचाएंगे। और इसके अंदर मैं, फैसलाबाद के वकला, हम सारे एक पेज पे हैं कि ये हमारा बेंच फैसलाबाद को भी देना चाहिए, बल्कि हर डिवीजन को देना चाहिए। जो जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनको आप बेंच दें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, और फिर ही मसाइल जो है वो हल होते हुए नजर आएंगे। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आदिल रफ़ी चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट को भी फैसलाबाद के अंदर रोकने के लिए मोनोपोली जो है वो भी वकला की ही है, लाहौर के वकला की। आप एग्री करेंगे इस चीज़? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं इसे एग्री करूँगा। क्योंकि मैंने 2016 टू 18 मैंने फैसलाबाद में प्रैक्टिस की थी। उसके बाद मैंने लाहौर में प्रैक्टिस की है। तो मैंने जब वहाँ पे देखा है, वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल है,
जो एक रेगुलेटिंग बॉडी है पूरे पाकिस्तान के वकला की, उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से हमारे उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है हाई कोर्ट बेंच के अंदर। फिर हमारे जो जितने जजेस हैं उनके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस में है। सारों के ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद में है। वो लीस्ट इंटरेस्टेड है बेंच बनाने में। तो मोनोपोली तो इनकी बिल्कुल है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर संजीदगी से स्टैंस लेके और जुडिशरी को ऑन बोर्ड लेके इस डिवीजन में बेंचेस बनाए। मोनोपोली होती है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप मोनोपोली को तोड़ नहीं सकते, या आप मोनोपोली की बेस पे आप इतने लाखों लोग उससे सफ़र कर रहे हैं तो आप मोनोपोली को चलने दें। मोनोपोली को तोड़ें। अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक बेंच बन भी जाएंगे तो उससे अल्लाह ताला ने जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको ही मिलना है। मतलब इसके पीछे ये है किस्सा कहानी ये है असल में कि वहाँ पे केसेस तादाद ज़्यादा होने की वजह से लोगों की कोशिश होती है वकील उधर से ही हायर करें। बिल्कुल, आप देखें ना, अब फैसलाबाद अगर बेंच हो, मेरा या आपका केस है, तो हम लाहौर तो नहीं जाएंगे वकील लेने। आप भी कहेंगे कि जी फैसलाबाद से भी मैं वकील करता हूँ, यहाँ पे जौन सा अच्छा वकील है। मैं भी कहूँगा कि जी मैं फैसलाबाद से करता हूँ, मैं लाहौर नहीं जाऊँगा। तो लाहौर अंदर उसके कमर्शियल इंटरेस्ट है, कमर्शियल पर्पज़ है कि जब बेंचेस बनेंगे तो लिटिगेशन उससे बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स की वहाँ पर ही रह जाएगी, वो लाहौर नहीं जाएंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको जाना पड़ेगा एग्जैक्टली। और जैसे आप बता रहे हैं कि दूसरे शहरों के अंदर जो बेंचेस का क्याम हुआ हाई कोर्ट बेंचेस का, वहाँ पे तो आबादी भी फैसलाबाद के जितनी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और फैसलाबाद में आबादी ज़्यादा होने की वजह से इसका लोड लाहौर पे पड़ता है और वकला की फिर उस हिसाब से चांदी हो जाती होगी। हाँ जी, बिल्कुल। और हज़ारों केसेस हैं, कोई इक्का दुक्का नहीं, हज़ारों केसेस। नहीं जी, हज़ारों नहीं, लाखों केसेस हैं। लाखों केसेस हैं। आप देखें, लाखों केसेस हैं, नीचे की जुडिशरी से लेके ऊपर तक हमारे लाखों केसेस हैं। अब हम हफ्ते में 2-3 दिन हमें लाहौर जाना पड़ता है अपने केसेस के लिए। तो इसके अंदर अगर हमें फैसलाबाद में अपॉर्चुनिटी हो, फैसलाबाद में बेंच हो, और फैसलाबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंच का मतलब ये नहीं है कि आपने जजेस ने यहाँ पे आके रहने लग पड़ना है। हफ्ते में कोई से 2 दिन होते हैं, जज साहबान आएंगे, जस्टिस साहबान आएंगे, बेंच करेंगे, मामला देखेंगे। 2 दिन जैसे आप बहावलपुर में 2-3 दिन बैठते हैं, मुल्तान में, इसी तरह यहाँ पर बेंच दें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आदर रफ़ी चीमा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के पढ़े लिखे नौजवान जो हैं हमारी सियासत के अंदर आएँ, फैसलाबाद की सियासत के अंदर आएँ, मुल्क पाकिस्तान की सियासत के अंदर आएँ और अपनी तालीम के तजुर्बे की बुनियाद पर मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करें। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि अपनी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि पर्सनैलिटी ज़बरदस्त हो, उसके लिए आपको हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप भी चाहते हैं ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल बनवाएं तो आपको प्राइम हेयर क्लब पे जाना होगा। जनाब, रोज़ाना की बुनियाद पर जैसा कि हम कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे करते हैं और बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो है वो आप जीत सकते हैं, उसका जवाब देंगे। तो आज का सवाल हमारा है कि सिटी एट 10 की पहली होस्ट जो हैं उनका नाम क्या है। तो आप जल्दी से अपना जवाब जो है वो टेक्स्ट करें, टेक्स्ट करके उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसको ज़ाया मत होने दें, उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के फौरन से हमें जो है वो सेंड कर दें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद और फ्यू के शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज? सर ब्लैक पेपर चिकन हांडी हमारी। ब्लैक पेपर चिकन हांडी जी ब्लैक पेपर चिकन हांडी जनाब आज तैयार की जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इंग्रेडिएंट और रेसिपी इसकी। पंजाबी ढाबा वुलवर्ड शॉपिंग मॉल में है सर। पंजाबी फूड, देसी फूड जिसे कहते हैं सर, उसकी स्पेशल डिश है। अच्छा, ये पहले मैंने थोड़ा सा जोगर्ट लगाया 1 कप। ये मैरिनेशन आपने पहले से कर रखी है? सर इसमें जोगर्ट सिरप लगाया। ठीक है जी। ये कितने हाफ के जी हमारे पास चिकन है सर। 1 कप जोगर्ट हमने चिकन को मिक्स कर लिया जोगर्ट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून लगाएंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और खुश्क धनिया हाफ टी स्पून होगा। खुश्क धनिया हाफ टी स्पून। इसको हम मिक्स करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है। उसके बाद हम ग्रेवी तैयार करने के बाद इसको इसी ग्रेवी के अंदर डालेंगे। ब्लैक पेपर चिकन में बनेगी सर। ब्लैक पेपर
ब्लैक पेपर के अंदर बनाया जाएगा जी। चिकन को आज खास तौर पे, क्योंकि इसका नाम भी इसी वजह से ब्लैक पेपर चिकन है। और हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर इस हांडी को खूब पसंद भी किया जाता है, वैसे सेहत के लिए मुफीद है। इसे बनाया किस में जाएगा? सर गोल्डन घी में बनाएंगे सर आज। गोल्डन घी के अंदर जनाब इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन घी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाया जाए, लेकिन आपकी सेहत को भी इग्नोर नहीं किया जाता। यहाँ पे इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत के साथ साथ आपके खानों की लज्जत भी बेहतरीन हो, तो जनाब आपको बाजार में जाते बिना किसी इंतजार के सबसे पहले डिमांड जो करनी चाहिए वो गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति की ही करनी चाहिए। सर वो जो स्पेशल है ना वो घी में ही मजा करती है। हाँ। फ्राई चीजें गोल्डन कुकिंग ऑयल में हो, अंडी जो होती है उसका फ्लेवर निकलता है घी में, ताकि अच्छी तरह। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो कुछ कल्चर भी ऐसा है कि ज्यादा हंडिया जो घरों के अंदर बनाई जाती है वो घी के अंदर ही बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज को जरूर महरूजे खाते रखना है कि घी जब भी इस्तेमाल करें जितना चाहिए होता है उतना ही किया जाए। ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूज करने से भी आपकी सेहत पे जो है वो नेगेटिव असर पड़ने शुरू हो जाते हैं। जनाब ब्लैक पेपर लगा दिया गया, अगला स्टेप क्या होगा हमारा? अगला स्टेप सर हमारा घी गर्म होगा, इसमें हम ऑनियन 3 ऑनियन है, 1 कप पानी है सर, इसको ग्राइंड किया हुआ सर, ग्राइंड किया हुआ ऑनियन जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा और इसे खूब पकाया जाएगा जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और कुछ देर बाद इसमें क्या ऐड किया जाएगा? उसके बाद सर हम इसमें टमाटर का पेस्ट बना हुआ है सर, 3 टमाटर 1 कप पानी है, इसी अंदर डाल के इसका पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद ये चिकन हम डालेंगे। अच्छा। इसका जो कलर होगा सर हल्का लाइट ब्राउन होगा सर, क्योंकि रेड चिली भी नहीं है, कुछ रेड दूसरी मिर्च भी नहीं है रेड। तो जीरा हमारे पास है, साल्ट है, ब्लैक पेपर है और गर्म मसाला मिक्स है सर। ठीक है जनाब, तो आप बनाएं फिर आज की रेसिपी। लेकिन मैं अपनी सीट पे जाने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सिटी एट 10 मॉर्निंग शो को आज क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो उसके लिए हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ अब आज क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं शो के, आपने झलकियां भी देखी कुछ शोज की, तो जफर डोगे साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं हमारे साथ। आज इस खास दिन पे खास शख्सियत मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर क्या कहेंगे? हमारे सिटी एट 10 के सेट को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत सारी पर्सनैलिटीज आई, बहुत सारे इंटरव्यूज भी यहाँ पे किए। एक अच्छा माहौल जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मॉर्निंग शो के जरिए जनरेट किया गया। मैं इस पर हनान सबसे पहले तो अहलियान फैसलाबाद को मुबारकबाद पेश करूँगा। फैसलाबाद डिवीज़न के वो तमाम व्यूअर्स हमारे और पूरी दुनिया में फैले हुए फैसलाबादी और जो भी पाकिस्तान भर में सिटी 41 के व्यूअर्स हैं उनको मुबारकबाद कि सबसे पहले सिटी 41 इस रीजन में ये रीजनल चैनल आया और इसने पूरी फैसलाबाद डिवीज़न को यूं जोड़ दिया कि वो तमाम लोग जो पहले बिखरे हुए थे, किसी को पता नहीं हो रहा था कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, उनके शहर में क्या हो रहा है, फैसलाबाद डिवीज़न में क्या हो रहा है, नोबडी नोज। अब तो जानते हैं, नोबडी न्यू। अब सिटी 41 ने जब न्यूज़ देना शुरू की तो जाहिर है कि प्रोग्राम्स भी उसका हिस्सा होते हैं। तो सिटी एट 10 वो प्रोग्राम साबित हुआ हमारा जो देखते ही देखते पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में यूं लोगों के दिलों में घर कर गया कि इसके बगैर वो अपनी ज़िंदगी नामुकम्मल समझते हैं। आपने अपने प्रोग्रामों में, आपसे पहले सर नाम ना लीजिएगा, नहीं लेता, मुझे लेने लगा था फिर रुक गया मैं। अच्छा, वो जिस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम किया, बहुत बड़ा क्रेडिट उनका। और ये जो पीछे हमारे बैठे डोरियां हिला रहे हैं आरब भाई, जिस तरीके से इन्होंने पूरे शो को मैनेज किया और इतना खूबसूरत अंदाज से इसको ऑर्गेनाइज किया, वो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ। और मुझे पता है कि इसकी कितनी व्यूअरशिप है, कितना हम पे लोगों की रिक्वेस्ट लिस्ट कितनी लंबी होती है कि हमें इनवाइट करें। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी मेरिट पे शख्सियात आ रही हैं, जो क्यू में लगे होते हैं, हम उनको बुलाते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब को, हमारे CEO साहब, जिन्होंने ये सारा महफिल सजाई, कि पूरा चैनल फैसलाबाद से लॉन्च करने का सोचा, अब वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फैसलाबाद के शहरियों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया, जिस तरह वामली इसको वेलकम किया और इसको ओन किया कि ये हमारा चैनल है,
सबसे बड़ी बात यह है कि फैसलाबादियों ने सिटी 41 को ऑन किया है कि ये हमारा चैनल है, सिटी का चैनल है। वो हम उनकी खुशी और गमी में शरीक होते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं 24 घंटे। तो ये जो शो है, ये उनके दिन का आगाज़ इसके साथ ही होता है। घरों में बैठी ख़वातीन हों या फिर जब छुट्टियां हों तो बच्चे जो बैठे वो भी, उनके लिए भी हर तबके के लिए इसमें सेहत से मुतल्लिक मेहमान आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, माहराना मशवरे आप देते हैं, फैशन दिखाते हैं, आप न्यू ट्रेंड्स दिखाते हैं, हर वो चीज़ जिसकी किसी को ज़रूरत हो सकती है। आप योगा की, यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, आप हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, फैसलाबाद के बारे में, और जितनी वर्सटाइल आपने पर्सनैलिटीज़ को बुलाया, जितनी मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से, वो भी एक कमाल है कि मैं नहीं समझता कि कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो मिस हुआ हो। वो शायर, अदीब, दानश्वर हों, वो हमारे शहर के फनकार हों। अब राहत से बड़ा कौन फनकार था इस वक्त। और फिर वो अब बाकी भी जितनी लिस्ट आपने देखी कि अभी झलकियों में तो चंद एक ज़ाहिर सिलेक्टेड सी जी। ये तो साल के 365 दिन, और फिर उसमें से आप 2 दिन नहीं वीक में करते, लेकिन इसको जब 3 से ज़रब देते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी शख्सियात इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं, कितना टैलेंट आप मुतारफ़ करवा चुके हैं, कितने लोग इस प्लेटफॉर्म से अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ आके बोलना सीखा। सर, हमारी टीम के हवाले से क्या कहेंगे? आप हैं, आरफ भाई हैं, और पूरी एक पीसीआर के अंदर टीम मौजूद होती है जिसके अंदर मोहसन है, हमारे एनएलई और दीगर लोग भी मौजूद हैं। बड़े एहसन अंदाज में पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। टीवी पे तो लोग हमें सिर्फ देख रहे होते हैं, हमारे कैमरामैन की टीम होती है, हमारे पीसीआर के अंदर मौजूद होती है, आपकी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर हमें आ रही होती हैं कि किस तरह से लेके रन करना है। तो ये टीम वर्क होता है। इस टीम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो स्क्रीन है इस पे तो आप हैं या मेहमान बैठे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ कौन कर रहा है पीछे से, कैसे क्या हदायत आ रही हैं, किस तरीके से एक एक सीन के लिए हमारे कैमरामैन जो हैं वो ख्याल रखते हैं कि कोई सीन फिर उसके वो जो क्वालिटी है वो बेहतरीन जानी चाहिए, आपकी साउंड क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपको किस एंगल से दिखाना है। पीसीआर में बैठे हमारे प्रोड्यूसर्स और ऑडियो इंजीनियर्स और बाकी जो मुतल्लिकीन हैं, जो भी रेलेवेंट अमला है, और हमारे एनएलईज जब इसको रिपीट में भी चलाते हैं, तो जितनी एक एक चीज़ पे मेहनत की जाती है, जितना ख्याल रखा जाता है क्वालिटी का, और उसमें जो कंटेंट ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए, एडिटिंग में वो भी देखा जाता है। तो इसी तरह मैंने नहीं देखा कि कभी ब्रेक जब आप ले रहे होते हैं तो आपने कभी ऐसा किया हो कि आप बिल्कुल बहुत जंप आ गया हो। ये बहुत खूबसूरती होती है इस चीज़ की कि आप एक इस तरीके से शो को लेके चल रहे हैं और आपको जो हदायत इतनी इन टाइम मिल रही होती हैं ब्रेक के लिए कि आप एक तसलसल के साथ चल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर आप जब दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं, ये सारा कुछ बज़ाहिर एक मामूल होता है, लेकिन इस मामूल को दिखाने के लिए बहुत गैर मामूली एफर्ट्स करना पड़ती हैं। इसलिए वो तमाम अमला, हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं आरफ भाई, जो सारा कुछ पीछे से बैठे मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें, हमारे बाकी प्रोड्यूसर्स, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स, हमारे बाकी जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो एनएलई हों, कैमरामैन हों, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारी शेफ़ जो हैं और जो भी यहाँ आते रहे, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने फैसलाबादियों के दिल जीत लिए। बिल्कुल इस तरीके से चले कि अब आपको पता ही है कि कितनी लिस्ट लंबी है, किस तरह लोग हमें अप्रोच कर रहे होते हैं कि जी हमें इस शो में बुलाएं। इसकी पॉपुलैरिटी की ये सबसे बड़ा सबूत है। सर, यहाँ पे मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, वो हमारे जीएम प्रोग्रामिंग अली खान साहब के लिए, उनके लिए मैं क्लैप भी करना चाहता हूँ। अली भाई के बगैर तो कुछ भी नहीं। अली भाई के बगैर मैं अली भाई को सर मैं चाहता हूँ अली भाई के हवाले से भी आप लाजमी तौर पे बताएं कि उनके भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी फेस को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में लोगों के सामने। देखिए, आपको जब बहुत को खूबसूरत इमारत नजर आती है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया होता है। उसमें कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स भी होते हैं, उसमें मिस्त्री भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, उसमें बहुत अमला हिस्सा लेता है। लेकिन एक उसका आर्किटेक्ट होता है जो सारा, जिसके जहन में वो सोचता है, स्केच होता और है, उसको एक पेपर पे मुंतकिल करता है, और बाकी फिर सारे उसके मुताबिक
अपना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं, लेकिन वो सारा मास्टरमाइंड वो होता है कि ये चीज़ होगी कैसे। तो आर्किटेक्ट हैं इस सारे शो के अली भाई। तो अली भाई के लिए जनाब सर बहुत, बल्कि अली भाई वक्तन फवक्तन शोज को बेहतरीन बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उससे बहुत बेहतरी भी आती है हमारे शोज के अंदर, और हम बेहतर अंदाज में आवाम के सामने प्रेजेंट करना अगर जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। ये बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये एक मुकम्मल टीम वर्क है। जब तक टीम वर्क ना हो तब तक आवाम के लिए जो है वो बेहतर कंटेंट हम नहीं दे सकते। कंटेंट की सर जब बात की जाती है, आरब भाई अभी मेरे कान में कह भी रहे थे कि डोगर साहब कंटेंट पे बहुत जोर देते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए शो का, तो उस हवाले से भी सर बताएं कि कंटेंट को किस तरह से हम डिसाइड करते हैं और पब्लिक को बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दिखाने के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं। हनान देखें, जब हम कोई चीज़ 2 घंटे का आपका शो है, अगर ये 2 घंटे का शो देखने के बाद किसी के पल्ले कुछ ना पड़े तो फिर हम समझते हैं हम बेकार, हमारा वक्त ज़ाया गया और व्यूअर्स का वक्त भी ज़ाया गया। और जिस कदर ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जितना ज़बरदस्त कंपटीशन होता है हमारा, अगर हम कंटेंट पे फोकस ना करें तो जाहिर है कि फिर उस तरह से लोग हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम कोशिश ये करते होते हैं, और आपकी भी कोशिश होती है, आरब भाई की भी कोशिश होती है, हम सब बैठ के यही कुछ कर रहे होते हैं कि एक एक चीज़, एक एक शख्सियत, कोशिश करें कि ऐसे लोगों को हम बुलाएं जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद, जिनको देखने के बाद लोग कहें कि यार मज़ा आ गया, बाकी ये बहुत ज़बरदस्त गेस्ट थे। फिर उनसे जिन जिन मौज़ूआत पे आप बातें करते हैं, अगर उसमें इंफॉर्मेशन भी हो, उनके एक्सपोजर्स भी उसमें शामिल हों, तो लाजमी बात है कि लोग उससे लर्न भी करते हैं, मुतासर होते हैं। बहुत सारे लोग आपके शो को देखने के बाद उन चीज़ों को कॉपी करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सर क्या कहेंगे आप कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से कि हर शहर का अलग से रीजनल चैनल जो है उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब ने दिया और बाद में फिर कई लोगों ने उसे कॉपी भी किया, तो ये एक डिफरेंट ट्रेंड था जो कि सेट किया, और ये ट्रेंड लोगों को इतना ज़्यादा भाया कि इस चैनल्स की पॉपुलैरिटी से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या कहेंगे आप? हनान, पूरी दुनिया में एक स्टडी हुई है, तो वो लोग जो है रीजनल चैनल्स की तरफ आ रहे हैं, बहुत मकबूल हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से रीजनल चैनल्स। रीजनल चैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब नेशनल चैनल होते हैं, उनके पास किसी एक शहर के लिए बहुत कम वक्त होता है दिखाने का। मसलन आप यहाँ फैसलाबाद की अगर बात करें, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसका ये दूसरा बड़ा शहर है, और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, लाहौर से भी ज़्यादा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को। ऐसे ज़िले की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा यहाँ पेशे हैं, इतने ज़्यादा शोबे हैं, कभी आपने किसी चैनल पे फैसलाबाद की कोई खबर, इनको 1 घंटे का कंटेंट देखा हो, आधे घंटे का देखा हो, 15 मिनट का देखा हो, 10 मिनट देख, 1-2 खबर, वो भी बड़ी कोई क्राइम हुआ तो वो चलनी है, वरना आप देखेंगे या कोई एक आध बुलेटिन में कोई छोटी मोटी खबर चल गई तो चल गई, वरना फैसलाबाद की बारी ही नहीं आती। अब आप देखेंगे इतने बड़े शहर में जब आपके पास एशिया की सबसे बड़ी ज़रई यूनिवर्सिटी है, एशिया का सबसे एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही वेल रिप्यूटेड नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, यानी टेक्सटाइल में भी हम सबसे आगे हैं, यूनिवर्सिटी ज़बरदस्त, और एग्रीकल्चर में भी हमारी कोई मिसाल नहीं है पूरे इस रीजन में। इन यूनिवर्सिटियों के होते हुए अब मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दीगर प्राइवेट कोई यूनिवर्सिटियाँ, कोई सरकारी हैं, तालीमी अदारों में क्या हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, हमारी कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, जो हमारे जो मज़दूर हैं, इतने शोबे, स्पोर्ट्स, शोबेज, कॉमर्स, और फिर उसके साथ क्राइम यहाँ का, या हमारे डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें आम आदमी पे क्या गुजर रही है, वो कुछ कहना चाहे तो कहाँ कहे, उसकी आवाज़ कौन सुने, क्या प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा चैनल बहुत ज़रूरी है जो हमारा 24 घंटे दिखा सके, हमारे सुबह से रात गए तक की लाइफ दिखा सके कि फैसलाबाद में हो क्या रहा है। फिर खूबसूरती ये है कि हम सिर्फ फैसलाबाद शहर नहीं, फैसलाबाद डिवीज़न को दिखा रहे हैं, फैसलाबाद, झंग, टोबा, चनेोट, ये पूरे फैसलाबाद डिवीज़न का नुमाइंदा चैनल है कि जिसमें आपको
हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत हो। आप जानना चाहें कि आज जंग में क्या हुआ है, टोबा में क्या हुआ है, चिन्नौट में क्या हुआ है, आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप वहाँ का जितने मैंने चीज़ें गिनवाई हैं, हर शोबे से मुतल्लिक़ खबर मिलेगी, प्रोग्राम मिलेंगे, लोगों के व्यूज़ मिलेंगे। एक चैनल 24 घंटे फैसलाबाद का कंटेंट दे रहा है, बाकी चैनल्स 1-2 मिनट का कंटेंट दे रहे हैं, तो कैसे मुकाबला हो सकता है उनका? तो इसलिए हमारा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। सिटी का जो चैनल है वो 24 घंटे का जो कंटेंट दे रहा है, उसकी वजह से सिटी के इस पूरे फैसलाबाद रीजन के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। सर ये मसाइल उनका अपना चैनल है। मसाइल कितने जी, हल होते हैं लोग? हाँ जी, हमने उनको एक ऐसा कंधा फ्राहम किया है जिस पर सर रख के वो रो भी सकते हैं, बिल्कुल। और जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे अपनी आवाज़ कह सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको याद होगा जब ये चैनल लॉन्च कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि यहाँ तो कोई एक्टिविटी ही नहीं होती, हम यहाँ से 24 घंटे क्या दिखाएंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन आज आपको पता है कि हमारे लिए फैसलाबाद डिवीजन को कवर करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे आने के बाद इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जनरेट हुई, शहर को एक नई शनाख्त मिली, लोगों को बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो रीजनल चैनल्स का कॉन्सेप्ट मोहसिन नकवी साहब ने दिया है, ये पाकिस्तान में इतना पॉपुलर हुआ है कि लाहौर सिटी 42 के बगैर लाहौर अधूरा है, सिटी 41 के बगैर फैसलाबाद डिवीजन अधूरी। मीटिंग्स भी सर शुरू होती आप देखें रोही पूरा नॉर्थ रीजन जो है मियाँ वाली से रहीम यार खान तक, रोही टीवी हमारा वो कवर करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें उस्मान अवान ने ज्वाइन किया, जो कि मारूफ डिज़ाइनर है हमारे फैसलाबाद के। उस्मान, क्या कहेंगे? हमारे शो को 3 साल मुकम्मल हो गए। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने 3 इयर्स में मॉर्निंग शो को चलाया, और बहुत अच्छे आपने मतलब जो है सेगमेंट्स रखे। फैसलाबाद के शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को बुलाया, नए चेहरों को बुलाया, डिज़ाइनर्स को बुलाया, तो बहुत आपको मुबारक है। अच्छा, आप इस हवाले से भी बताएं, बहुत सारे चेहरों को हमने नाम भी दिए, बहुत सारी मॉडल्स को जिनको मैंने फर्स्ट टाइम टीवी के ऊपर दिखाया। अब लाहौर के अंदर टॉप मॉडल्स के अंदर वो काम कर रही हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रही हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी अपना नाम बना लिया उन्होंने। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो बेस होती है, जैसे सिटी 41 फैसलाबाद में हमारी बेस है, और यहाँ से जो भी टैलेंट जो है डिफरेंट सिटीज़ में जाता है, बल्कि माशाल्लाह 2-3 मॉडल्स तो हमारी कराची में भी बहुत सारे ड्रामाज में काम कर रही हैं। तो मैं ये भी आपको ये देना चाहूँगा कि आपने जो है हमारे लोकल टैलेंट को जो है आगे आने का मौका दिया। बिल्कुल ठीक जी। हमारे साथ नूर भी मौजूद हैं, मॉडल है हमारे फैसलाबाद की, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नूर, आप क्या कहेंगी? हमारे शो को 3 साल आज मुकम्मल हो चुके हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। मैं कहूँगी बहुत मुबारक हो, अल्लाह आप लोगों को और भी कामयाब करे। बाकी अच्छा, ये भी बताएं ना, मॉडल्स जो होती हैं वो ज़रा अपनी खूबसूरती को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो ट्रेंड चलता रहता है फैशन के हवाले से, हम उस हवाले से भी दिखाते रहते हैं। उस्मान, आप क्या कहेंगे? ये जो ट्रेंड हम सेट करते हैं, मतलब डिज़ाइनर्स जो भी चीज़ बनाते हैं उसको हम ऑन स्क्रीन दिखाते हैं, लोग फिर उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उससे काफ़ी आसानी मिलती है लोगों को। जी बिल्कुल, असल में जो हमारा ये प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया का माशाल्लाह रोल होता है, वो यही होता है कि जैसे ही कोई स्क्रीन पे आता है वो लोगों को हर चीज़ की सेंस देता है। जैसे हम लोग आपके डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ में आए हैं और नए फेसेस भी आए हैं, और माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि सिटी 41 हमारे लिए बहुत लकी है कि उसने हमें बहुत सारे मतलब नए आइडियाज़ और हमें आगे आने का मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं भी एज अ फैशन डिज़ाइनर और मेरे बहुत सारे मेल और फीमेल मॉडल्स जो है इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम बना के बैठे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जफर डोगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, क्या कहेंगे? ख़वातीन का मेकअप महंगे होने से खबर तक को लेके सनमा इंडस्ट्री की बात हो, नए फैशन की बात हो, ट्रेंड सेटिंग हो, तमाम चीज़ों में 41 बाकी चैनल से आगे नजर आता है। आप क्या कहेंगे? ख़वातीन की आवाज़ भी बनता है, ये खास तौर पे जब भी मेकअप महंगा होता है उनकी आवाज़ भी सुनाई जाती है कि उनका इस पे रिएक्शन क्या होता है, या दीगर खबरें हों। जी बिल्कुल, कैसे हम पीछे रह सकते हैं इस मामले में, जो कि एक तो 51% कहा जाता है कि ख़वातीन की तादाद है, तो और उसमें भी फिर जो मॉडल्स होते हैं, जो
नौजवान नस्ल को वैसे वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें तो सबको साथ लेके चलना होता है। ख़वातीन के मेकअप की बात हो या मॉडल्स की, उनको मौक़े देने की बात हो, उनको शनाख्त देने की बात हो। ना सिर्फ आपने पहले से मौजूद मॉडल्स को आपने मज़ीद लोगों के सामने मुतारफ़ करवाया, बल्कि आपने ये भी किया कि नए मॉडल्स भी मुतारफ़ करवाए, नए चेहरे मुतारफ़ करवाए। इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो जिनको पहले लोग उस तरह से नहीं जानते थे, लेकिन जब यहाँ से होके गए तो उनकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और फिर जब वो वापस आके दोबारा जब आए तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि सिटी 41 पे आने के बाद हमें बहुत पजीराई मिली और हमें लोगों ने देखा, लोगों ने सुना हमारी गुफ्तगू। आप देखें ना, कितने कितने स्टार्स ख्वाहिश करते हैं। जन्नत मिर्ज़ा भी अब यहाँ आई हैं आपके पास, कितने फॉलोअर्स हैं उनके। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी मॉडल्स को भी बुलाते हैं, टिकटॉक स्टार्स को भी बुलाते हैं। तो ये इस बात की का सबूत है कि लोग पसंद करते हैं, खुशी से आना चाहते हैं। बहुत दफ़ा तो ऐसा ख्वाहिश करके बुलाते हैं। मुझे पता होता है कि आप कितने फ़ोन्स आ रहे होते हैं, क्या लोग कह रहे होते हैं। तो एक रौनक है माशाल्लाह। सिटी 41 एक कहकशां है, बिल्कुल, जिसमें इतने सितारे हैं, जगमगा रहे हैं अपने अपने अंदाज से, अपनी अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। और कितना खूबसूरत अदारा है कि सर कोई सितारा धीमी चमक के साथ भी आता है तो उसके लिशका के, चमका के दुनिया के सामने पेश कर दिया जाता है, फिर उसकी रोशनी से कई लोग मुस्तफीद होते हैं। और यहाँ पे मैं जानी के शो के हवाले से भी लाजमी तौर पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। मुन्ना, जिसे अब नाम ही मुन्ना 41 रख दिया गया है, शोहरत उस शो से मिली और अब थिएटर्स के अंदर काम कर रहा है। और वो आज भी जब भी मैं सर कवरेज के लिए वहां पे जाता हूं तो वो दुआएं देता है कि 41 ने मेरा नाम बना दिया और मेरा रिज़्क। पहले मैं चाय की दुकान पे काम करता था, ट्रे लेके जाता था, लोगों को चाय सर्व करता था, और आज थिएटर के अंदर बतौर एक्टर परफॉर्म कर रहा है और एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्निंग कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को जहां नाम दिया है तो नाम के साथ रोशन मुस्तकबिल भी तो सर उनको मिला है। काम भी दिया, काम भी दिया, काम दिया और काम दिया। यानी हमारी वजह से अगर कहीं किसी को काम मिलता है, उसको सोसाइटी में उसकी कदर होती है, उसकी पजीराई होती है, उसको एक्नॉलेज किया जाता है, उसकी शनाख्त बनती है, तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, हमारे इस प्लेटफॉर्म की, इस शो की कामयाबी है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ये बात दिल से कह रहा हूँ, मेरे अंदर रची बसी है कि सिटी 41 को अगर एक लम्हे के लिए साइड पर कर दें तो एकदम से फिर हम अंधेरों में चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे सोशल मीडिया ने आज दुनिया को जोड़ दिया है, और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद डिवीज़न जो हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये सिटी 41 का कमाल है कि इसने उनको जोड़ दिया, उनको आपस में एक रिश्ते में बांध दिया। हम उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं। लोग, आपको पता है कि खुशी हो या गमी हो, दोनों सूरतों में सिटी 41 के उनके साथ होता है, खुशी में खुश होता है। हम जहाँ खुशियाँ दिखा रहे होते हैं, उनके अगर दुख दर्द में कोई मुबतला है जहरी, तो वहाँ भी पहुँचते हैं। और एक प्लेटफॉर्म है, एक कंधा है, एक बोलने के लिए हम उनको जगह दी है कि आप बात करें, उनकी बात पहुँचती है। आपको याद है कि एक टिकर भी अगर चल रहा होता है तो फिर वो हमें डीसी साहब या उनका अमला फ़ोन करके, यार प्लीज़, यार ये तो मसला हल हो गया, प्लीज़ अब तो रोक दें। तो इसका मतलब है कि आपकी चीज़ों को नोटिस किया जाता है, आपका नोटिस लिया जाता है, और आपको एक्नॉलेज किया, आपका वज़न महसूस किया जाता है। और शहरी भी हमें कॉल करके अपना बताते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। हमारी टीम पहुंचती है, जब वो चीज़ ख़बर की शक्ल में चले या हम उनको किसी प्रोग्राम में बुला के उनका नुक्ता नज़र पेश करें, तो वो मसला अल्लाह के फजल से हल होता है और फिर लोग दुआएं देते हैं। बिल्कुल, और ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट है सिटी 41। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जनाब। आज का सवाल था कि हमारी पहली होस्ट जो थी सिटी एट 10 मॉर्निंग शो की, उनका नाम क्या था? तो जनाब उनका नाम है फरियाल। फरियाल ने बहुत एहसन अंदाज में इस मॉर्निंग शो को मुझसे पहले जो है वो चलाया। तो बायो आमला की तरफ से इस सवाल का जवाब जिस लड़की ने दिया जनाब, उनका नाम है अफीफा। अफीफा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो है वो जीता है। तो आप सिटी 41 के ऑफिस से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। उस्मान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। उस्मान, क्या कहेंगे आप? जो नए चेहरे हम बता रहे थे कि मुतारफ करवाते हैं उनको, और बाद में उनका नाम बड़ा बन जाता है, और हमारी ये भी कोशिश होती है कि उनको दिखाने के बाद स्टॉप ना किया जाए, बल्कि मजीद जो नए लोग आ रहे हैं उनको, जैसे नूर आई हैं आज, या मजीद नए चेहरे हमारी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, वक्तन फवक्तन उनको दिखाते रहते हैं, उससे उनको नाम भी मिलता है और काम भी। क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, मैं डोगर साहब की बात को ही आगे लेके चलूँगा कि अगर सिटी 41 को साइड पे रख लिया जाए तो फैसलाबाद बिल्कुल अंधेरे में डूब जाएगा। और मैं मतलब अपनी इंडस्ट्री की तरफ से भी बहुत थैंक यू आप लोगों का, आपके जो सारे सिटी 41 की कैबिनेट है कि आप लोगों ने हमें फैसलाबाद में नाम दिया, हमारे नए आने वाले चेहरों को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे जितने भी आर्ट्स के, शोबिस के रेलेवेंट इवेंट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, सब वो दिखाए जाते हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिटी 41 जो है वो इंशाल्लाह जो है कायम दायम रहे। और इसका मॉर्निंग शो जैसे आप हनान बहुत खूबसूरत अंदाज में मैंने देखा है कि आपके जो अल्फाज हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम और बहुत प्यार वाले होते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो। और फरियाल उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत हमारे साथ जो है वो शोज़ किए, सो मैं उनका भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। और अच्छा, इस हवाले से भी बताएं, जहां सियासत में गर्मा गर्मी मोस्टली चैनल्स की होती है, सियासत को दिखा रहे होते हैं, हमेशा से आपकी तरफ से ये गिला किया जाता है कि फैशन को इग्नोर किया जाता है। मतलब आपने अगर कोई नए डिजाइन बनाए हैं तो टीवी पे ला के दिखाने बहुत मुश्किल होता था सिटी 41 के आने से पहले, लेकिन अब आप अपना काम जब आपका चैनल के ऊपर दिखाया जाता है तो लोगों की अप्रोच भी आप तक ज्यादा बढ़ गई होगी, लोग ज्यादा आपके पास आते होंगे। जी ऑफ कोर्स हनान भाई, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक चीज़ जो है अगर वो किसी घर में या किसी शॉप पे है और उसको कोई मीडिया में या हमारा जो प्रिंट मीडिया उसमें पब्लिसिटी नहीं है तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ होती है। लेकिन जब वो मीडिया पे आती है उसको लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फिर ऑफ कोर्स वो उसे परचेज भी करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मैं सिटी 41 को मतलब ज्वाइन कर चुका हूँ, मेरे जितने डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केटिंग में, हमारी परचेजिंग में काफ़ी हमें फैसिलिटेट किया। अच्छा, फैशन शोज जो हैं वो पहले करवाए जाते थे लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता था और वहां पे रश भी नहीं होता था, क्योंकि जिसको इल्म होगा जाएगा तो वही ना। अब फैशन शोज होते हैं तो हम स्क्रीन के ऊपर वो तमाम तर एक्टिविटीज आपकी दिखाते हैं, लोगों का रश भी अब आपकी एक्टिविटीज के अंदर काफी ज्यादा पहले से बढ़ना शुरू हो गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, फैसलाबाद एक स्मॉल विलेज की तरह था, मतलब यहाँ पे लोग जो है जो चीज़ देख ली है वो पहन ली। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल ने लोगों को सेंस दी है, शऊर दिया है कि भाई फैसलाबाद में भी एक डिज़ाइनर काउंसिल है, डिज़ाइनर्स बैठते हैं, आप अपनी कोई भी पसंद की चीज़ जो है वो कस्टमाइज़ करवा के जाके बना सकते हैं। तो फैशन शोज़ के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल फैशन शोज़ को पहले वो चीज़ नहीं थी, पिज़ाराई भी नहीं थी, लेकिन जब से आप लोगों ने जो है वो दिखाना शुरू किया है, लोगों को बताया है कि भी फैशन शोज़ भी बहुत मायनियत रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग भी आते हैं और उस चीज़ को जो है बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान वान, आज के शो में आपका आने के लिए। जफर डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। नूर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।